ना, क्योंकि डेली डेली हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उतना रिवीजन होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो, और प्रैक्टिस कर रहे हो तो अल्टीमेटली उतना रिवीजन हो ही रहा है। जिस जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, हमको आता है आता है आता है। आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि हाँ जो मेरे को आता है वो एक्चुअल है या नहीं है। बट जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे भाई, आज रिवीजन हो जा रहा है, इसके बाद लग के बैठ के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली बात कि कुबरनेटिस का जरूरत क्यों आया, क्या रीजन था। डॉकर था हमारे पास, वर्चुअलाइजेशन में वर्चुअल मशीन था, ये सब होते हुए भी हमें कुबरनेटिस का ज़रूरत पड़ा। अगर किसी चीज़ का मेरे ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है, इन जनरल भी बात करें तो उसके होने ना होने का क्या ही फ़ायदा, मतलब ना होने से क्या नुकसान है। और अगर ज़रूरत नहीं है तो होने से भी क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना होगा कि अगर कोई चीज़ मेरे लाइफ में ज़रूरी नहीं है तो उसके होने से भी मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है और उसके ना होने से भी मेरे को कोई नुकसान नहीं है। वैसे ही कुबरनेटिस आईटी वर्ल्ड में क्यों आया, क्या इसकी ज़रूरत थी और इसके आने से फ़ायदा क्या हुआ। तो हमें किसी भी जो चीज़ होती है, कुछ भी ऐसा है, उसका ज़रूरत है नहीं है, ये तभी महसूस होता है जब हम उससे पहले कुछ यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर बहुत पहले बात करें तो लोग बैल से हल लगा के खेत की जुताई करते थे। फिर उसके बाद जब खेत ज़्यादा होने लगे, जनसंख्या बढ़ने लगी, तो लोगों को लगा कि ये बैल से मैं पूरे दिन खेत जोत रहा हूँ तो थोड़ा सा जोत पा रहा हूँ, अगर कोई ऐसा मशीन मिल जाए जो बिना रुके बिना थके लगातार चलते रहे, तो शायद मेरे खेतों की ज़्यादा जुताई हो पाएगी और फसल मैं बो पाऊँगा ज़्यादा, पैदावार ज़्यादा होगा, जिससे मैं जो जनसंख्या बढ़ रहा है मेरे परिवार का, उसका मैं टेक केयर कर पाऊँगा। तो ट्रैक्टर आया। अगर बैल से जुताई करने में कोई प्रॉब्लम होता ही ना तो ट्रैक्टर का ज़रूरत ही क्यों था। तो वैसे ही हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था, डॉकर पढ़ा था। तो अगर डॉकर में कोई प्रॉब्लम ना फील होता या डॉकर में ज़्यादा प्रॉब्लम ना होता तो हमें डॉकर की बजाय या डॉकर के बदले कुबरनेटिस यूज़ करने का नीड समझ ही नहीं आता। अग्री करते हो सब लोग, अग्री करते हो सब लोग। हाँ, अगर हम लोग डॉकर ना पढ़े होते तो क्या कुबरनेटिस समझ आता, नहीं आता। बट हमने डॉकर अच्छे से पढ़ा है, एक एक चीज़ को समझा है, जितना काम का था उतना तो बहुत अच्छे से समझा है, और उसके बाद ही हमें लगा कि यार इसमें तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था डॉकर के साथ, सबसे पहला प्रॉब्लम था कि जो इतने कंटेनर्स बन जा रहे हैं, जो इतने कंटेनर्स बन रहे हैं, उन कंटेनर्स को मैनेज कौन करेगा। जब बात मैनेज करने का आता है तो मैनेज करने में उसके रिक्रिएशन का, उसके डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद दोबारा बनाने का, या फिर उसमें मेमोरी स्टोरेज कम हो जाने के बाद नया बनाने का, या उसके मेमोरी स्टोरेज को उसके अकॉर्डिंग असाइन करने का, ये सब काम तो मैनेज करने में ही आएगा दोस्तों। बोलो, ये सब काम तो मैनेज करने में ही आएगा ना। तो वहां पे कोई ऐसा हमें दिखा नहीं जो हमारे कंटेनर्स को मैनेज करे। मतलब अगर मैंने एक कंटेनर बनाया और सब वो कंटेनर नहीं चल रहा है, और वो कंटेनर अगर 100 कंटेनरों के बीच में है, मतलब मैंने 100 कंटेनर्स बनाए और उस 100 कंटेनर्स के बीच में 5 कंटेनर ऐसे हैं जो नहीं चल रहे हैं, तो आपको भी पता है कि हमें इंडिविजुअली हर एक कंटेनर में एग्जैक्ट करके घुसना होगा या लॉग्स निकालना होगा, और तभी जाके हम उसे डिबग कर सकते हैं। और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। टाइम टेकिंग होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा एफर्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम भी है, बोलो सॉरी सोल्यूशन है। मानते हो सब लोग? हाँ, यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे एफर्ट भी ज़्यादा लग रहा है, तब जाके हमें
उस कंटेनर की प्रॉब्लम पता चल रहा है। उस कंटेनर का जो भी प्रॉब्लम है वो तब पता चल रहा है जब हम लोग इतना एफर्ट और इतना टाइम लगा रहे हैं। हाँ, समझ आ रहा है जो बोल रहा हूं मैं? हेलो, समझ आ रहा है जो बोल रहा हूं मैं अच्छे से एकदम? चलो जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला तो और सबसे बड़ा दुख यही था कि जो इतने कंटेनर्स बन रहे हैं, इतने कंटेनर्स को मैनेज कौन करेगा? और क्या दुख था भाई? जो हमारे कंटेनर्स चल रहे हैं वो कहाँ चल रहे हैं? वर्चुअल मशीन के ऊपर। अगर एक वर्चुअल मशीन के ऊपर सपोज उसकी कैपेसिटी 500 कंटेनर बनाने की है और 490 कंटेनर बन चुके हैं, और मुझे नहीं पता है कि इस वर्चुअल मशीन का जो कैपेसिटी है वो एग्जॉस्ट होने वाला है, और मैंने क्या किया, मैंने 50 कंटेनर और प्रोविजन करने का कोड कमांड चला दिया। जैसे ही मैंने 50 कंटेनर चलाने का कमांड एग्जीक्यूट किया, 10 कंटेनर बनने के बाद कंप्यूटर हैंग हो गया। और हैंग हो गया तो जिस मशीन पे सारे कंटेनर चल रहे हैं, अगर वो मशीन ही हैंग हो जाए तो जितने कंटेनर है उनके भी अंदर भी परेशानी आ जाएगी। बोलो, जितने कंटेनर हैं उनके अंदर भी परेशानी आ जाएगा। तो हुआ क्या फिर? यहाँ भी हमको दुख दिखा। यार, कोई तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कोई तो ऐसा जरिया होना चाहिए कि जैसे ही अगर एक कंप्यूटर के ऊपर नंबर ऑफ पॉड्स जो हैं, सॉरी, नंबर ऑफ जो कंटेनर्स हैं वो अगर लिमिट से ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर इतने हो गए जितना हमारे उस कंप्यूटर का मेमोरी साइज, सीपीयू साइज है, तो तुरंत कोई एक नया कंप्यूटर बनाने वाला हो। है नहीं है? बोलो, अगर कोई तुरंत से कंप्यूटर का प्रोविजनिंग नहीं करेगा तो जो नए कंटेनर्स बनने हैं वो कहाँ बनेंगे? तो दूसरा सबसे बड़ा दुख ये था कि अगर वीएम की ज़रूरत है फर्दर कंटेनर्स बनाने के लिए, तो वो वीएम कौन प्रोविजन करेगा? इसके बाद आगे क्या आया? इसके बाद आगे आया कि यार चलो, आपका जो फ्रंट एंड है, सपोज करो 15 कंटेनर्स के अंदर चल रहा है, 20 कंटेनर्स के अंदर चल रहा है, और आप चाहते हो कि हर कंटेनर के ऊपर बराबर यूजर जाए, बराबर क्वांटिटी में यूजर जाए, बराबर नंबर में यूजर जाए। बट ऐसा हो नहीं रहा है। एक ही कंटेनर के ऊपर बहुत सारे यूजर चले जा रहे हैं, फिर किसी कंटेनर पे जा ही नहीं रहे हैं, फिर किसी कंटेनर पे बहुत सारे यूजर चले जा रहे हैं। इस तरीके का कुछ हाल हो रहा है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे और परेशान हैं। अगर आप होटल में रिसेप्शनिस्ट ना रखो और होटल में 500 कमरे हों, 500 रूम्स हो, कोई हो ही ना ये टेक केयर करने वाला कि कौन से रूम में कोई रह रहा है नहीं रह रहा है, तो क्या कोई बड़ा बात नहीं है कि एक ही रूम का चाबी 2-3 लोगों को दे दिया जाए? कोई अगर मैनेजमेंट सिस्टम ना हो तो क्वाइट पॉसिबल ना। बोलो, अगर एक ही रूम में मतलब रिसेप्शन पे कोई ना हो, बताने वाला कोई ना हो, तो हो सकता है एक ही रूम का चाबी 2-4 लोगों को दे दिया जाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। तो वैसे ही कंटेनर के केस में अगर कोई लोड बैलेंस करने वाला ना हो, यूज़र को मैनेज करने वाला कोई ना हो, तो किसी कंटेनर पे ज़्यादा लोड, किसी कंटेनर पे लोड ही नहीं है, किसी कंटेनर पे ठीक ठीक लोड है। हाँ, ऑफिस में अगर मैनेजर ना हो तो बराबर काम असाइन कौन करेगा? बोलो, फिर तो ऐसा है कि कोई पूरा काम ले लेगा, कोई काम ही नहीं कर रहा है, कोई ठीक ठीक कर रहा है, ऐसा ही सिचुएशन होगा। रिलेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो इसको? सब लोग रिलेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये कुछ लोग दो दो उससे ज्वाइन क्यों करते हैं सिस्टम से? माही, कृष्णा, क्या रीजन है भाई? सर लैपटॉप में वॉइस नहीं आती है। लैपटॉप? वॉइस नहीं आती। अच्छा, तो मतलब फोन से वॉइस आता है और लैपटॉप से स्क्रीन दिखता है, ऐसा? हाँ। दोनों के केस में ऐसा है? बनवा लो लैपटॉप में वॉइस वाला, करवा लो। मतलब आप ऐसे दो दो डिवाइसेस को इंगेज किए हो, आप भी डिस्टर्ब हो गए।
फोन वोन आता होगा तब भी परेशानी होती होगी, व्हाट्सएप पे मैसेज आता होगा तब भी वो डिस्टर्ब करता होगा। तो थोड़ा सा इसको सॉर्ट करवा लीजिए। चलिए, अब अगला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई वीएम के मेमोरी सीपीयू का तो हम लोग बात किए कि अगर फुल हो जाएगा तो नया वीएम कौन बनाएगा एंड ऑल। सिमिलर तरीके से कंटेनर का भी तो अपना सीपीयू मेमोरी होगा। ऑल्दो वो शेयर्ड मेमोरी पे काम करता है, वो रन टाइम पे हमसे मेमोरी एलोकेशन करवाता है, लेकिन फिर भी कुछ तो उसके मेमोरी का साइज होगा, कुछ तो सीपीयू का साइज होगा। और आप लोगों ने अगर इंस्पेक्ट किया हो तो उसमें मेमोरी और सीपीयू का साइज दिखाता है दोस्तों, दिखाता है मेमोरी और सीपीयू का साइज। हेलो, दिखाता है कि नहीं दिखाता है? दिखाता है ना। दैट मीन्स ये समझ में आता है कि हमारा जो कंटेनर है उसका भी अपना मेमोरी और सीपीयू होता है। बोलो, अब अगर एक कंटेनर के ऊपर इतना लोड चल रहा है कि उसका सीपीयू और मेमोरी एग्जॉस्ट हो गया, तो कोई तो होना चाहिए ये बताने वाला कि भाई ये कंटेनर तुम्हारा सीपीयू और मेमोरी एग्जॉस्ट हो गया है, एक काम करो, एक नया कंटेनर बना लो और अपना लोड उस नए वाले कंटेनर के ऊपर स्विच कर दो। बट वहां पे था ही नहीं कोई। तो इस तरीके का जो प्योर कंटेनर हमने पढ़ा उसमें इस तरीके का बहुत सारा प्रॉब्लम था। देखा सबने बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम था। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है डॉकर स्वार्म और कंपोज। किसी ने ट्राई किया थोड़ा बहुत डॉकर स्वार्म और कंपोज को? थोड़ा बहुत किसी ने? हाँ, बताना, किसी ने देखा जाके क्या है, नहीं है, कैसा है? हेलो, हफ्जा ने देखा और आकाश ने देखा। आकाश, तुम आज एकदम आजकल एकदम गायब हुए पड़े हो, ना मैसेज आता है तुम्हारा, ना फोन आता है, एकदम बिजी हो लग रहा है आजकल तुम। हाँ। नहीं सर, थोड़ी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, बाकी पढ़ाई चल रही है। हम्म। नौकरी कब ले रहे बाबू? जल्दी सर। कितना जल्दी? कोई डेट वेट डिसाइड किया है दिमाग में कि बस ऐसे ही रैंडम चल रहा है? डेट तो नहीं डिसाइडेड है। गोल ना होना अगर जिंदगी में, रिजल्ट में देरी हो रहा है या जल्दी मिल रहा है ये पता ही नहीं चलेगा, तो ना दुख होगा, ना तकलीफ होगा, ना पेन होगा, ना खुशी होगी। अगर मुझे ये पता रहे कि मुझे जुलाई जुलाई में नौकरी लेना है चाहे कैसे भी करके, फिर ना हर वो जद्दोजहद करोगे आप, हर वो कोशिश करोगे जिससे आपकी जुलाई में नौकरी लगे। लगे ना लगे वो भगवान की मर्जी है, बट मेरी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि मैं ये बोल सकूं शीशे के सामने खड़ा होकर अपने आप से कि नहीं, मैंने इस जुलाई में 200% दिया, उतना इंटरव्यू भी हुआ, उस लेवल तक भी पहुंचा, लेकिन ऑफर नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, 15 अगस्त से पहले पहले तो ऑफर लूंगा ही लूंगा। और जहाँ जहाँ गलती हुई है और जहाँ जहाँ कमी है उसको इंट्रोस्पेक्ट करके उसको निकाल के और फिर उस 15 दिन में इतना एफर्ट डालो तो एनी हाउ ऑफर आए। तो मैं बाकी लोगों को भी बोल रहा हूँ, मुझे कोई डेट ही नहीं डिसाइड किया, कोई गोल ही नहीं बनाया है ना। मैंने बहुत पहले आप सबको कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि आपके डेस्क के सामने कितने पैकेज पे आपको जाना है, किस महीने में आपको आईटी में चले जाना है, ये अगर नहीं लिखा है और उसको आप डेली डेली विजुलाइज नहीं कर रहे हो, उसको डेली डेली फील नहीं कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपना एफर्ट और मेहनत नहीं कर रहे हो, तो भाई रिजल्ट है आ ही जाएगा। जब आएगा तब सही, है कि नहीं? रिजल्ट है आ ही जाएगा, जब जब आए तब सही, क्या फर्क पड़ता है? दे अगला बैच शुरू हो जाए, उसका 1-2 महीना लोग पढ़ ले, तब आए, अभी आ जाए, अगले बैच के जब लोगों का रिजल्ट आने के कगार पे हो तब आ जाए, क्या फर्क पड़ेगा? नौकरी तो चाहिए, वो तो लगनी है, वो तो मिल जाएगा, लेकिन कब? यहाँ हमारा कोई थॉट ही नहीं है, कोई हमारा गोल ही नहीं है।
कोई एक ऐसा सज्जन है जो डेली अपनी डायरी खोलता है, गोल लिखता है दिन भर का और अफर्मेशन लिखता हो डेली और ये कंसिस्टेंट होके फॉलो करता हो? कोई एक ऐसा सज्जन? अफजा, बहुत बढ़िया। और कोई? बस इकलौती लड़की, दूसरी माँ ही। बाकी लोग भाई देखो कहीं कोने में फेंका होगा, धूल वूल चढ़ गया होगा उस पर, निकालो जरा उसको, साफ वाफ करके डेली गोल लिखना स्टार्ट करो। हाँ हाँ, नहीं सच बोल रहा हूँ मैं। और जो लोग लिख रहे हैं ना उनके रिजल्ट भी आप देखोगे उस तरीके के होंगे, लेकिन वो लिख के कितना शिद्दत से उसको फॉलो कर रहे हैं। किसी भी काम को दो तरीका होता है करने का, एक तो बस कर रहा हूँ और एक अच्छे से कर रहा हूँ, प्रोसेस से कर रहा हूँ। तो जो लोग शिद्दत से कर रहे हैं आप देखोगे उसका चेंज। बट जो लोग नहीं कर रहे हैं, दिमाग लगाने वाला काम कर रहे हैं, ठीक है भाई, आप भी यार इतने समझदार हो, आप लोग छोटे बच्चे तो हो नहीं, सब नौकरी में हो। कई लोग मेरे से एज में बहुत बड़े होंगे, कई लोग मेरे से एक्सपीरियंस में बहुत बड़े होंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसे ही सक्सेस मिलते आया है तो आप करते रहो, ठीक है। डेली गोल लिखना स्टार्ट करो भाई और उसको 100% पूरा करो। और डेली अफर्मेशन लिखो, उसको विजुलाइज करो, उसको फील करो और कैसे भी करके इंटरव्यू देना स्टार्ट। चलो, तो अब कहाँ आ जाए हम लोग? डॉकर स्वार्म और डॉकर कंपोज से आगे बढ़ते हैं। तो डॉकर स्वार्म और डॉकर कंपोज जो है ना, वो डॉकर ने बनाया। बहुत बहुत बेसिक से इन्वायरमेंट के लिए ये काम का चीज़ है, लेकिन जब इन्वायरमेंट बड़ा होता है, जब इन्वायरमेंट बड़ा होता है और जब इन्वायरमेंट हैवी होता है, वहाँ पे ये फेल हो जाता है। ये देखो, जैसे हम लोग टेराफॉर्म इनिट करते हैं वैसे ही डॉकर स्वार्म को इनिट करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कि क्या है नहीं है पढ़ लिया थोड़ा बहुत, ठीक है, हल्का फुल्का आइडिया ले लिया। इंटरव्यू में कभी कभार गलती से कोई कुछ चर्चा छेड़ दिया तो दो चार लाइन बोल पाएँ, उसको ये समझ में आए कि हाँ ठीक है, उसको पता है लेकिन काम नहीं करता, वो एक अलग बात। समझ आया सबको? समझ आया? खाली जब समय रहे तब किसी दिन इसको पकड़ के कर लें। चलो जी, एक आज के डेट की सबसे बड़ी कंपनी है, वन ऑफ द सबसे बड़ी कंपनी गूगल। जब इसने देखा कि अच्छा डॉकर वाला स्वार्म और कंपोज लेके आ रहा है, ये तो देख रहा था कि डॉकर बनाया है, ओके, चला नहीं पा रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, कोई नहीं कोई नहीं, करो करो करो, तुम लोग करो करो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। जब देखा ये डॉकर स्वार्म और कंपोज पे काम करने लगे, तो उसी समय में इनका एक एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट था गूगल बॉर्ज। क्या था? गूगल बॉर्ज नाम का एक एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट था, जिसको ये लोग क्या किए, क्लाउड नेटिव क्लाउड फाउंडेशन को डोनेट कर दिए, CNCF को डोनेट कर दिए। जैसे ही CNCF को डोनेट किया तो पूरे वर्ल्ड के जितने भी टॉप माइंड्स हैं, जितने भी टॉप माइंड्स हैं, वो लोग क्या करने लगे, इसमें ऑप्टिमाइजेशन करने लगे। क्या करने लगे दोस्तों? ऑप्टिमाइजेशन करने लगे। ये टोटल 4079 लोग, 4079, जितने टॉप के वर्ल्ड के टेक माइंड्स हैं, ये लोग क्या करने लगे, इसमें ऑप्टिमाइजेशन करने लगे, इसमें कंट्रीब्यूट करने लगे। और आज जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो है 1.36, 1.36.2, ठीक है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इतने लोग जब मिलके किसी काम को, किसी टूल को, किसी प्रोडक्ट को अगर इन्हांस करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, तो एक कंपनी में काम करने वाले 100, 150, 200, और एक प्रोजेक्ट पे कितना लोग काम करेंगे? किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट रहे, कितना लोग ही काम करेंगे? 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, 500 लोग। और इससे ज़्यादा तो कंपनी लोगों को नहीं असाइन करेगी ना किसी प्रोजेक्ट में। हेलो, इतने ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो पता लगा भैया पता ही नहीं चल रहा कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। अग्री करते हो कि नहीं करते हो? हाँ,
तो लिमिटेड लोग होंगे इतना तो हमें समझ में आता है, कितने लिमिटेड होंगे ये नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ बाहर की दुनिया में जितना भी हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं उतना कंपनी में रहते हुए तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक लिमिटेशन भी होगा, एक दायरा भी होगा, आपके ऊपर कोई बैठा भी होगा जो आपको कंट्रोल कर रहा होगा, जो आपको गाइड कर रहा होगा, बोलो कि ये ऐसा नहीं करना, वैसे करना, वैसे नहीं करना, वैसे करना। यहाँ पे तो ये लोग क्या हैं कि भाई ये अच्छा है, मीटिंग किया, सब बात किया, ऐसा किया, वैसा किया, ये करना। देखो फिर से समझ में आ रहा होगा गोलैंग कितना इंपॉर्टेंट है, 97.7%। अगर कोई सच में एंटरप्राइज आर्किटेक्ट बनना चाहता है, जिसका सैलरी सबसे ज्यादा होता है इंडस्ट्री में, तो ऐसे लोग ना गोलैंग, पाइथन, मतलब गोलैंग सीखो, और एप्लीकेशन साइड से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आर्किटेक्ट होता है, उसको समझो, और डेवऑप्स के साइड से तो समझ ही रहे हो, तो दोनों समझ में आ जाएगा ना, तब एंटरप्राइज आर्किटेक्ट बनोगे, और उसमें सबसे ज़्यादा पैसा है, क्योंकि एक वो इंसान जिसको एप्लीकेशन की भी समझ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी समझ हो, ऐसे लोगों की सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। समझ आया बात? चलो, तो जब इतने लोग आगे कंट्रीब्यूट करने लगे तो ये तेजी से जो प्रोडक्ट है ना, ये मार्केट में फेमस होने लगा। 2015 में आया और इतना तेजी से फेमस होने लगा कि लोगों को लगा भाई ये तो अलग ही सॉलिड चीज है, क्यों ना इसे यूज किया जाए। बट बॉर्ज ने बोला नाम मैं अपना नहीं दूंगा, नाम आप अपना रख लो, तो लोगों ने कुबरनेटिस नाम रखा। तो गूगल बॉर्ज जो है अभी भी गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल में चल रहा है, यूज हो रहा है, लेकिन उसी का एक स्वरूप है जो कुबरनेटिस का रूप ले चुका है, और जिसमें बहुत सारा ऑप्टिमाइजेशन हो चुका है, और बाहर की दुनिया में लोग उसे कुबरनेटिस के नाम से जानते हैं और लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप लोगो भी देखोगे कुबरनेटिस का, तो एक सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देने वाला लगता है, जैसे शिप के अंदर होता है, बड़ी जहाज के अंदर होता है, या छोटे जहाज के अंदर होता है, कुछ ऐसा ही हैंडल जैसा होता है, उसे पूरे शिप को कंट्रोल करते हैं। तो डॉकर का अगर आप देखोगे तो डॉकर मतलब कंटेनर्स को चलाने वाला, ये कंटेनर्स ही है ना, डॉकर मतलब कंटेनर्स को चलाने वाला, लेकिन डायरेक्शन लेस था, इतना कंट्रोल नहीं था, इतना उसका अपना कंट्रोल नहीं था हर चीज पे। तो उसने बोला कि भैया पहले कंट्रोल लेके आते हैं, बाकी चीजें तो होती रहेंगी। सिमिलर तरीके से अब अगर हमारा कंटेनर, जो कि अब कुबरनेटिस का रूप ले चुका है, जो डॉकर का कंटेनर था वो कुबरनेटिस का रूप ले चुका है, तो हम ये सब जो भी कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं? इनके ऊपर वर्कलोड चलाने के लिए, इनके ऊपर एप्लीकेशन चलाने के लिए? बोलो, ये सब जो भी जद्दोजहद हम लोग कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं? इनके ऊपर एप्लीकेशन ही तो चलाने के लिए ना, वर्कलोड ही चलाने के लिए। तो जैसे वर्चुअलाइजेशन में वर्चुअल मशीन के ऊपर वर्कलोड चलता था, जैसे कंटेनराइज डॉकर में कंटेनर के ऊपर हमारा वर्कलोड चलता था, वैसे ही कुबरनेटिस में हमारा पॉड के ऊपर, किसके ऊपर? पॉड के ऊपर, पीओडी, पॉड के ऊपर हमारा वर्कलोड चलता है। जैसे वर्चुअलाइजेशन में वर्चुअल मशीन के ऊपर एक मिडलवेयर डाल के मेरा एप्लीकेशन डिप्लॉयड था, वैसे ही कंटेनर में हम लोग डॉकर इमेज बना के, जिस डॉकर इमेज को बनाते समय हम लोगों ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक मिडलवेयर यूज किया, और उसी के ऊपर अपने एप्लीकेशन का कोड चढ़ा के हमने कंटेनर के ऊपर चला दिया था, वैसे ही पॉड के ऊपर भी, वैसे ही कुबरनेटिस में पॉड के ऊपर हमारा वर्कलोड चलेगा, हमारा एप्लीकेशन चलेगा। यहां तक किसी को कोई समस्या? अच्छे से सब रिकॉल हो रहा है, एकदम बढ़िया से रिवीजन हो रहा है? भाई आज लास्ट है, आज लास्ट है जितना पढ़ाए हैं वो रिवीजन करवाने का। अगला 2 लेक्चर के बाद फिर 2 लेक्चर होगा, तब जाके रिवीजन होगा, ठीक है? तो अपना उस हिसाब से रिवीजन करना, कि फिर ये ना कोई बोल दे कि सर मेरे को ना कुबरनेटिस नहीं समझ में आया ये वाला चीज। भाई रिप्लाई भी नहीं करूंगा मैसेज का, मैं बोल दे रहा हूँ, एकदम तसल्ली से बोल रहा हूँ, एकदम समझ लेना ये बात। पढ़ाते समय अगर ध्यान नहीं रहेगा ना, तो
मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करूंगा अगर ऐसा मैसेज आ गया कि कुबरनेटिस मेरे को समझ नहीं आ रहा तो। 5 बार रिवीजन करा चुका है यार, बताओ सब लोग। एक बार क्रैश कोर्स में पढ़ाया, फिर रिवीजन करवा रहा हूँ, फिर रिवीजन करवा रहा हूँ, 5 बार करवा दिया। अगर उतने के बाद भी आर्किटेक्चर का फ्लो आंख बंद करके इंटरव्यू में बढ़िया से नहीं बोल रहे हैं ना, तो बेकार है भाई पढ़ाई लिखाई हमारा। अब ये जो पॉड है हमारा, जिसपे हमारा वर्कलोड चलेगा, तो सबसे पहला तो बात यही है भाई कि ये पॉड बनाना पड़ेगा। जैसे वर्चुअल मशीन हम लोग एज्योर के ऊपर जाके मैनुअल भी बनाए, एजेड सीएलआई से भी बनाए, टेराफॉर्म से भी बनाए, लेकिन बनाए क्या? बनाया तो हम लोगों ने वर्चुअल मशीन ही। अगर बनाते नहीं वर्चुअल मशीन तो उसके ऊपर मिडलवेयर इंस्टॉल कैसे करते? और जब इंस्टॉल नहीं करते तो उस पर वर्कलोड चलता कैसे? बोलो हाँ या ना। भाई 2 ही 3 लोग क्लास में पढ़ रहे हैं क्या? है बाकी ब्रश मंजन करने चले गए क्या? हैं घूमने चले गए, खाने पीने नाश्ता करने? आ जाओ, थोड़ा आ जाओ, आ जाओ, पढ़ लो, खाना पीना होते रहेगा, सारा टाइम पास होते रहेगा, स्नैपचैट इंस्टा सब चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। सुबह सुबह इतना रील्स देख के कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने डॉकर पढ़ा या एज्योर पढ़ा, गिट पढ़ा, लिनक्स पढ़ा, जो भी हम लोगों ने अभी तक टूल्स पढ़ा है, टेराफॉर्म पढ़ा, उन सब का अपना सीएलआई टूल होता है, उन सब का अपना सीएलआई होता है। अब उन सब का जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, वहीं से हम लोग इनपुट देते हैं, कमांड देते हैं, उसे हम एसटीडी इन भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट। जहां से हम इनपुट डाल रहे हो हम उसे एसटीडी इन भी बोलते हैं। तो कुबरनेटिस के लिए वैसे ही सीएलआई टूल क्या है? क्यूब सीटीएल। कुबरनेटिस के लिए वैसे ही सीएलआई टूल क्या है? क्यूब सीटीएल। कुबरनेटिस के लिए वैसा ही सीएलआई टूल क्या है? क्यूब सीटीएल। तो क्यूब सीटीएल पे जाके मान के चलो मेरे पास क्यूब सीटीएल है, और मैं अगर एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, तो अगर मेरे पास क्यूब सीटीएल है, तो अगर मेरे को पॉड बनाना होगा एक नॉर्मल इंसान के भांति सोचूं मैं अगर, तो मैं यहां पे यही लिख दूंगा कि क्यूब सीटीएल भाई एक पॉड बना दो NGINX का इमेज यूज करके। बोलो यही लिखूंगा भाई। अगर क्यूब सीटीएल इंसानी भाषा को समझ पाने में केपेबल होता तो मैं क्यूब सीटीएल को यही बोलता या कुछ और बोलता? शायद यही बोलता कि क्यूब सीटीएल भाई एक पॉड बना दे यार, NGINX का इमेज यूज करके एक पॉड बना दे। बट चूंकि क्यूब सीटीएल इंसान नहीं है, तो इसको अपने समझने का लैंग्वेज है, इंस्ट्रक्शन है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। बट मान के चलते हैं कि क्यूब सीटीएल का अभी जो काम है वो क्या है? एक पॉड बनाना। क्यूब सीटीएल का अभी का क्या काम है? क्या काम है भाई लोग? पॉड बनाना। पॉड बनाना, बट कंडीशन ये है कि उसमें NGINX का इमेज यूज होना चाहिए। बोलो साक्षी, समझ में आ रहा है? यस सर। तो NGINX का जो पॉड बनाना है, NGINX के इमेज को यूज करके, और ये हम किससे बोल रहे हैं करने के लिए? क्यूब सीटीएल से बोल रहे हैं करने के लिए। किससे बोल रहे हैं दोस्तों करने के लिए? सीटीएल। एक सेकेंड में चलो, बस 1 मिनट। नहीं है तो वो तो तय हुआ 3-4 दिन में टाइम उसको जगते हो सो जाते हो, जगते हो सो जाते हो, उठके बैठते हो फिर लेट जाते हो। मारा नहीं बस ऐसे फिर ग्राउंड करो।
तो kubectl को क्या इंस्ट्रक्शन मिला कि भाई एक पॉड बना दो। अब अगर मैं इसके बनने का प्रोसेस ना जानूं, जैसे जब हम लोग वीएम बनाने गए तो हमको पता है ना कि एक एज्योर रिसोर्स मैनेजर होता है एज्योर के अंदर। जब हम उसको टेराफॉर्म से या एजेड CLI से या मैनुअल भी जब हम उसको सारा इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ARM क्या करता है, एज्योर रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, वो जाता है और जाने के बाद इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है और पढ़ने के बाद वो हमारे लिए वो रिसोर्स का प्रोविजनिंग करता है। बोलो हाँ, यही करता है। यहाँ पे भी अगर कुबरनेटिस का मैं फ्लो ना समझूं, आर्किटेक्चर ना समझूं कि कौन क्या होता है, कैसे क्या काम करता है, तो हमको कैसे पता चलेगा भाई कि शेड्यूलर ही है जो नोड ढूंढता है और शेड्यूल करता है। अब मैंने इतना पढ़ा दिया, जैसे मान के चलो अभी शेड्यूलर नहीं पढ़ा है, कंट्रोलर नहीं पढ़ा है अलग से, और मान लो आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि भाई एक पॉड बनाया आपने, मतलब पॉड बनाने का कमांड दिया या मैनिफेस्ट फाइल लिखा, लेकिन आपका पॉड बन ही नहीं पा रहा है, शेड्यूल ही नहीं हो पा रहा है, तो इतना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई शेड्यूलर नाम का जो आदमी है वो काम नहीं कर रहा है, या तो उसको नोड नहीं मिल रहा है, या तो उसको मेमोरी और CPU नहीं मिल रहा है रेलेवेंट, या तो उसको कोई तो दिक्कत आ रही है रेडीनेस या रेडीनेस लाइवनेस में कि भैया वो चला नहीं पा रहा है, वो पॉड को शेड्यूल नहीं कर पा रहा है, तो हम तो ये बोल सकते हैं ना शेड्यूलर की वजह से दिक्कत है वो। ये सब क्या पढ़ के, तो अब कितना बार ये सब चीज समझा रहा हूं कि इसमें दिमाग आपका चलना चाहिए भाई कि कौन क्या करता है, नहीं करता, कैसे करता है। तो जो कुबरनेटिस है ना वो 7 कंपोनेंट से मिलके बनता है। सॉरी, कुबरनेटिस का जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है वो 7 कंपोनेंट से मिलके बनता है। वो सातों कंपोनेंट में 4 कंपोनेंट जो होते हैं वो मिलके कंट्रोल प्लेन बनाते हैं, जिसको पहले मास्टर कहते थे, और 3 जो कंपोनेंट है वो मिलके नोड बनाते हैं, पहले जिनको हम लोग स्लेव कहते थे या वर्कर नोड कहते थे। समझ आया बात? तो जो कंट्रोल प्लेन है उसके अंदर जो 4 कंपोनेंट बनते हैं, जो कंट्रोल प्लेन है उसके अंदर जो 4 कंपोनेंट होते हैं, वो 4 कंपोनेंट में पहला जो कंपोनेंट होता है उसका नाम है क्यूब API सर्वर, जो दूसरा नाम है उसका है शेड्यूलर, जो तीसरा है उसका नाम है ETCD डेटाबेस, जो चौथा है वो है कंट्रोलर। क्यूब API सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोलर, ETCD डेटाबेस। दिमाग में है सबके चारों? क्यूब API सर्वर, कंट्रोलर, शेड्यूलर, ETCD डेटाबेस। क्यूब API सर्वर, कंट्रोलर, शेड्यूलर, ETCD डेटाबेस। और जो हमारा नोड है उसके अंदर क्यूबलेट है, क्यूब प्रॉक्सी है। क्यूब प्रॉक्सी मतलब नेटवर्क प्लगइन, क्यूब प्रॉक्सी मतलब नेटवर्क प्लगइन, और कंटेनर रन टाइम डॉकर मतलब डॉकर इंजन। ये सातों कंपोनेंट मिलके मेरा जो कुबरनेटिस है उसका आर्किटेक्चर कंप्लीट करते हैं। अब ये 7 कंपोनेंट के बारे में तो पता चल गया, लेकिन अब ये सातों कंपोनेंट का जो वर्किंग फ्लो है वो भी हमें समझना पड़ेगा। जैसे ही मैंने kubectl जो हमारा एक CLI टूल है उसके थ्रू मैंने बोला कि एक पॉड बना दो NGINX का इमेज यूज करके, क्या कर दो, एक पॉड बना दो NGINX का इमेज यूज करके, तो ये जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन था ये कहाँ जाएगा? क्यूब API सर्वर के पास। इसीलिए कल जो हम लोग मैनिफेस्ट फाइल लिख रहे थे उसमें API वर्जन जो था वो V1 जो हम लोग लिख रहे थे वो इसी क्यूब API सर्वर का वर्जन था, ना कि कुबरनेटिस का या फिर इसके किसी और पार्ट का। बात समझ में आया कि नहीं आया सबको? बात समझ में आया कि नहीं आया? मैनिफेस्ट फाइल में जो हमने V1 लिखा था वो V1 इसी क्यूब API सर्वर का वर्जन है, कोई भी कंफ्यूज मत होना। जैसे ही क्यूब API सर्वर के पास kubectl के थ्रू इंस्ट्रक्शन आया तो भाग के गया शेड्यूलर के पास। अब भाग के क्या गया? ये 4 भाई हैं और चारों में बहुत पटता है, बहुत बनता है एक दूसरे का, बहुत दोस्ती है बढ़िया। शेड्यूलर को बुलाया जो उसका उससे छोटा था, शेड्यूलर को बुला के बोलता है, शेड्यूलर भाई एक पॉड बनाना है यार, NGINX का इमेज यूज करना है, पॉड का नाम ये है, नेम स्पेस ये है, देखो ये इंस्ट्रक्शन आया है बाहर के दुनिया से। तो शेड्यूलर बोला ठीक है कोई बात नहीं, बनाते हैं। अब शेड्यूलर का काम क्या है? नोड को ढूंढना।
सबसे पहला शेड्यूलर का काम क्या है? नोड को ढूंढना। कौन सा ऐसा हेल्दी नोड है जिसके ऊपर पॉड बन सकता है? कौन सा ऐसा हेल्दी नोड है जिसके ऊपर पॉड बन सकता है? ये ढूंढने का काम किसका होता है? शेड्यूलर का होता है। अब शेड्यूलर आया, शेड्यूलर ने अलग अलग नोड को ढूंढा और एक नोड उसने परफेक्ट पाया जिसमें सीपीयू मेमोरी सब एकदम टकाटक है और उसके ऊपर पॉड बनाया जा सकता है। उस नोड को ढूंढने के बाद ये काम नहीं है कि वो जाके दोबारा क्यूब मतलब एपीआई सर्वर को बताए कि इस नोड में बनाने जा रहा हूं, ये काम ही शेड्यूलर का है। तो शेड्यूलर खुद ही डिसाइड करेगा कि मुझे कौन से पॉड पे बनाना है। बात समझ में आया सबको? सॉरी, कौन से नोड पे बनाना है शेड्यूलर खुद डिसाइड करेगा। तो मान के चलो नोड 1 को ढूंढ लिया और अंदर गया तो क्यूबलेट को बोला कि भाई एक पॉड बना दे। अब क्यूबलेट ना क्यूब प्रॉक्सी और कंटेनर रन टाइम डॉकर की हेल्प लेके पॉड को क्रिएट करवाएगा और उसको नेटवर्क देगा, उसको आईपी असाइन करेगा, उसको नेटवर्क देगा और उसको आईपी असाइन करेगा कि जिससे वो बाहर की दुनिया से किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेट कर सके। बोलो समझ में आया? कि वो बाहर की दुनिया से किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेट कर सके। इसके लिए नेटवर्क प्लगइन जो क्यूब प्रॉक्सी है, इसे नेटवर्क प्लगइन भी बोलते हैं। नेटवर्क प्लगइन का काम है नेटवर्क देना। बात समझ में आया सबको? अब जब ये पॉड बन गया ना मेरा, ये पॉड जब बन गया मेरा, तो इसका इंफॉर्मेशन शेड्यूलर लाके दे देता है एपीआई सर्वर को। और फिर ये एपीआई सर्वर जो अपने दोनों बचे हुए कंपोनेंट है ईटीसीडी डेटाबेस और कंट्रोलर, डेटाबेस को बोलता है कि डेटाबेस ये सारा इंफॉर्मेशन स्टोर कर लो। तो बोलता है ठीक है, एक पॉड जो आप बना रहे हो इसके अंदर तो मैं देख रहा हूं कि 2 कंटेनर हैं। एक कंटेनर का नाम पॉज कंटेनर है और दूसरा कंटेनर जो है एनजीआईएनएक्स का कंटेनर है। बट ये जो पॉज कंटेनर है इसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन है किसका? एनजीआईएनएक्स वाला कंटेनर का। तो मैं इस पॉज कंटेनर को ही स्टोर करता हूं और उसी का लॉग्स एंड ऑल सब अपने पास रखता हूं। और जब कोई दिक्कत परेशानी आएगा तो कंट्रोलर तुम कंट्रोल कर लेना, रिक्रिएट कर देना, रीस्ट्रक्चर कर देना, जो मर्जी करेगा करते रहना, तुम्हारा अपना कॉल है, तुम देखो। लेकिन इस तरीके से जो मेरा पूरा कंप्लीट आर्किटेक्चर है एक पॉड को बनने का और पॉड को लगातार चलते रहने का, वो इस तरीके से कंप्लीट होता है। किसी को कोई समस्या? अब मेरा यहाँ पे एक सवाल है जो कि सवाल आप में से किसी ने नहीं पूछा, ना डाउट में पूछते हो ना ऐसे पूछते हो। मेरा एक सवाल है यार, ये जो पॉड है ये कंट्रोल प्लेन के ऊपर क्यों नहीं बन रहा, नोड के ऊपर ही क्यों बन रहा? हाँ, ये जो पॉड है ये नोड के ऊपर ही क्यों बन रहा है, कंट्रोल प्लेन के ऊपर क्यों नहीं बन रहा? बोलो जल्दी बोलो सब। किसी के सवाल, किसी के दिमाग में ये सवाल आया यार ये जो पॉड है ये पॉड तो इस पे भी बन जाना चाहिए भाई, पॉड नोड वर्कर के ऊपर भी बन जाना चाहिए ना, कंट्रोल प्लेन के ऊपर भी तो बन जाना चाहिए ना। है तो सब ले दे के वही बात, उसके ऊपर क्यों नहीं बन रहा भाई? बोलो 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 कब्जा बताओ भाई, ये जो पॉड है ये कंट्रोल प्लेन के ऊपर क्यों नहीं बनता है? सर बेसिकली जो ये कंट्रोल प्लेन है वो भी एक मतलब हम बोल सकते हैं वीएम ही है, वो नोड ही है, बट उसको हमने प्रॉपर रखा है सिर्फ कंट्रोलिंग के लिए, जहाँ पे हम डेटा वगैरह सेव करेंगे एंड फिर जो वर्कर नोड है वहाँ पे हम एक्चुअली अपना काम करेंगे। प्लस अगर हम प्रोवाइडर का यूज कर रहे हैं तो वो तो उसको खुद ही मैनेज कर लेगा। नहीं 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 तो नहीं 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 एकदम जवाब इर्द गिर्द भी नहीं है। हाँ, क्या ऐसा रीजन होगा, कुछ तो ऐसा उसको सेट करके रखा होगा कि ना बने ना। देखो जैसा आपने बोला कि कंट्रोल प्लेन भी एक नोड ही है एक्चुअली में, हाँ, तो उसके ऊपर क्यों नहीं जाके मेरा पॉड बन जाता है, यहीं क्यों बनता है? मैं कुछ तो करके तरीका सेव करके इसको रखा होगा ना, इसको सिक्योर करके रखा होगा ना कि जब ये पॉड बनने आए तो इसमें ना बने, इससे बाहर बने, है ना। इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसका एक सिंपल सा रीजन है, हम लोग कंट्रोल प्लेन को टेंट करके रखे हुए हैं, टेंट और टॉलरेंस हम लोग आगे। हाँ, तो टेंट की वजह से
हमने कंट्रोल प्लेन को टेंट कर दिया। टेंट मतलब हमने उसको सिक्योर कर दिया है कि कोई रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसमें ना बन पाए, कोई और नोड बने नहीं। तो सब लोग बस अभी के लिए लिख लो। मान लो इंटरव्यू में अगर आपसे पूछता है कि जो आप पॉड बनाते हो वो आपके कंट्रोल प्लेन के ऊपर क्यों नहीं बनता है, नोड के ऊपर ही क्यों बनता है, तो आपको सिंपल सा आंसर करना है कि कंट्रोल प्लेन जो बनता है ना क्लस्टर, उसको हम लोग टेंट करके रखते हैं सो दैट जो पॉड का क्रिएशन है वो नोड के ऊपर ही हो, कंट्रोल प्लेन के ऊपर ना हो। बात समझ में आया? क्या करके रखते हैं? टेंट करके रखते हैं, TAINT, टेंट। इतना याद रखना है अभी। बाकी आगे जब टेंट टॉलरेंस पढ़ेंगे, ये सब शेड्यूल करने के तरीके हैं, ये सब जब आगे पढ़ेंगे तब आप लोगों को और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। बट इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप इसको अभी नोट कर लो। चलो जी, बन गया मेरा। अब आप लोगों ने देखा होगा आनंद सर आप लोगों को ये सब सेटअप भी करवा रहे हैं। तो ये जितने भी कंपोनेंट है ना, ये सब कंपोनेंट को आप अलग अलग VM के ऊपर डाल सकते हो और हर एक VM को कनेक्ट करके कंप्लीट क्लस्टर बना सकते हो, जिसमें 4 VM के ऊपर 4 ये कंपोनेंट डालो और चारों को एक साथ जोड़ दो और उस सबको टेंट कर दो। वो हो गया आपका कंट्रोल प्लेन। 3 कंप्यूटर में ये 3 डालो, तीनों को क्लब कर दो और फिर इनको बोल दो नोड, या फिर एक ही कंप्यूटर के अंदर ये सब डाल दो, दूसरे कंप्यूटर के अंदर ये सब डाल दो। मतलब ये सब सॉफ्टवेयर ही है एक तरीके से। हेलो, क्या है ये सब? सॉफ्टवेयर ही है। अतुल जी आपने किया है ना सेटअप? अतुल जी, अतुल जी सर। आपने क्लस्टर सेटअप किया ना मैनुअली? जी सर, जी सर। जोरदार ताली यार, सब लोग जोरदार ताली भाई इस आदमी के लिए। इस बंदे ने ना मेहनत की जो पराकाष्ठा है ना उसको एकदम टच कर दिया है। मैंने कहा भी नहीं था, बोला भी नहीं, लेकिन ठीक है, आनंद सर ने पढ़ाया, ये अपना गए और सारा का सारा जो सेटअप है वो कंप्लीट कर दिया। जितना ये कम बोलते हैं क्लास में, बुलाने के बाद भी नहीं बोलते हैं, लेकिन उतना ही ज़्यादा पीछे से मेहनत करते हैं। और जिस दिन इनका रिजल्ट आएगा, जब आप लोग यहीं पे देखना, जब रिजल्ट आए, हो सकता है पहली बार में वो रिजल्ट इतना बढ़िया ना हो, मैं बोल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ पैकेज एंड ऑल, लेकिन जब ये इंसान एक बार कंपनी में घुस जाएगा ना, उसके बाद जब अगला स्विच मारेगा ना, उसके बाद आप देखना इसका सक्सेस। पहली बार में बोल रहा हूँ शायद वो सक्सेस ना दिखे, लेकिन जब ये पहला स्विच मारेंगे ना और उसके बाद वो सक्सेस दिखेगा। इतना मेहनत ये आदमी करता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज़ों में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो मैं इनको हमेशा गाइड करते रहता हूँ, बताते रहता हूँ, एंड आई होप कि आप उस पर काम कर रहे होगे। सर्टिफिकेशन के लिए मैंने कई लोगों को बोला, आप लोग नहीं कर रहे हो सर्टिफिकेशन। साक्षी, माही, हफ्जा, मनाली, मृणाल, अतुल, आकाश, भाई कर लो यार। 4000 रुपये लगते हैं भाई, इसके लिए इतना क्यों मतलब दिमाग लगाने का जरूरत है? मैं कह रहा हूं अगर आप भीड़ से अलग दिखोगे, आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो परेशानी क्या है यार? अगर आज मोहित ने वो सर्टिफिकेशन किया होता ना, तो शायद जो पैकेज मिला ना उससे ज्यादा मिलता भाई। मैं बोल रहा हूँ बहुत सारा फायदा है। अरे यार, उस सर्टिफिकेशन से 50,000 का सैलरी बढ़ गया, नुकसान है क्या? हाँ, नुकसान है कोई? और जाने के बाद तो कंपनी में करना ही है यार, पैसा मिलता है, पैसा मिलता है भाई, आपके जेब से कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर इतनी गरीबी है कि 4000 रुपये नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मत कर। और अगर हो, एक बार पार्टी करने नहीं बैठोगे ना, तो उतने में काम बन जाएगा भाई। कर लो सर्टिफिकेशन यार, कर लो भाई, रिक्वेस्ट है, कर लो सब, बहुत हेल्प मिलेगा। और ये करने के बाद 204 भी बोला था मैंने करने के लिए, 204 भी मैंने बोला था करने के लिए, लेकिन बिल्कुल भी असेसमेंट नहीं दे रहे हो आप लोग। अब या तो आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो जो हर बार कहने के बाद ही आप लोग कोई काम करोगे। ऐसा मत महसूस करवाओ कि आप छोटे बच्चे हो यार, कि कहने के बाद ही करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। मैंने ग्रुप पे पिंग करना बंद कर दिया, आप लोग करना बंद कर दिए यार, तो नहीं यार, तो करो दोबारा से 204 करो। और फिर ये कुबरनेटिस खत्म होते होते अगर तुमने कुबरनेटिस का एक भी सर्टिफिकेशन कर लिया ना भाई, मुंह तुम्हारा, जुबान तुम्हारा, जो मांगोगे ना सामने वाला वो देगा। अब मानना है तो मानो, नहीं मानना तो नहीं मानो। चलो, तो एक क्लस्टर का सेटअप हम मैनुअल भी कर सकते हैं, जो कि अतुल ने करा है। अगर किसी को सीखना है तो अतुल जी तो सिखा दो, आप सिखा दो और आपका कॉन्क्रीट हो जाएगा। तो भाई ये सब चीजें ना रियल फील दिलवाता है यार इंडस्ट्री का।
रियल फील दिलवाता है इंडस्ट्री का। और आपने अगर सेटअप किया है ना किसी चीज का, तब चौड़ होके इंटरव्यूअर को जब बोलने लगोगे ना, तो उसको लग जाएगा अरे भाई तो अलग लेवल का चीज है यार, ये अलग लेवल का आदमी। कल अफजा का एक इंटरव्यू हुआ, 45 से 50 मिनट के लगभग वो इंटरव्यू चला है। 50 मिनट वो इंटरव्यू चला है, और इंटरव्यूअर ने कम से कम 4 बार गुड गुड बोला होगा, 4 बार। उस लेवल की तैयारी हो चुकी है, शायद अभी चौथा या 5वां इंटरव्यू है। और आप ही लोग के सामने मात्र 1 महीना पहले लड़की कितना परेशान हो रही थी। तो इसीलिए आप जो मेहनत करते हो ना, जब उसका रिजल्ट आना शुरू होता है ना, तब आपको किसी भी चीज की कीमत पता चलती है। उससे पहले तो क्या है, सब ऐसे ही है। जब कीमत पता चलता है ना, तब लगता है कि नहीं यार, अब तो और डेडिकेटेड बात मानना है जो कहा जा रहा है। ये सब समय का चक्र है, चलते रहता है। तो मैं सर्टिफिकेशन के लिए फिर से सबसे बोलूंगा एक बार कि भाई 104 में वैभव जी आपका 90+ आ रहा था, और यार 4000 का एक सर्टिफिकेशन करने के लिए यार इतना बार कहना पड़ रहा है यार, क्या समस्या है यार? अनम्यूट करके एक लोगों से पूछूं मैं, क्या दिक्कत है भाई? क्यों बार बार बोल के कि आप मैं अक्सर करने वाला हूं, नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो यार? क्या दिक्कत है भाई? क्या नुकसान है आपका? अरे कुछ कहा जाए तो बात क्यों नहीं मान रहे हो? अगर आपको उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो यार मेरा कोई फायदा है क्या उसमें? ऋषभ सर आपको भी कई बार बोला मैंने सर्टिफिकेशन के लिए, कर लीजिए यार आप लोग। मतलब क्यों ऐसे कर रहे हो यार आप लोग? आपके फायदे की बात बता रहा हूं। इंडस्ट्री में चले जाओगे तब भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो कौन कौन करने वाला है? कौन कौन करने वाला है? नेक्स्ट 8 जुलाई हो रहा है आज, 8 जुलाई हो रहा है आज, ठीक है। 18 जुलाई से पहले पहले कौन कौन कंप्लीट करने वाला है सर्टिफिकेशन? 18 जुलाई सैटरडे तक हफ्जा कर लेगी, और बस एक ही, चलो एक भी कर ले तो मेरे लिए बढ़िया। आस्था कर लेगी, बहुत बढ़िया। बाकी लोग जू नहीं रेंग रहा है ना कान के ऊपर, हैं? सर मैं इस मंथ का फॉर श्योर कर लूँगी। करो, मंथ तक करो। लेकिन देखो, करने से ना तुम्हारा उसमें बहुत सारा फायदा है यार, तुम्हारा उसमें बहुत सारा फायदा है। बात समझो, जब ना सर्टिफिकेशन रहता है ना हमारे रिज्यूम पे, तो जो एक इंटरव्यूअर होता है ना, जिसको थोड़ा बहुत डाउट भी आता है कि यार ये सच में काम किया है कि नहीं किया है, फिर उसको ना उस चीज का डाउट नहीं रह जाता। मान रहे हो कि नहीं मान रहे? और फिर आप अगर कहीं से ऑथेंटिकेटेड हो, सर्टिफाइड हो, तो फिर आपको सामने वाला पैकेज देने में भी इतना टेंशन नहीं लेता कि नहीं यार ये काबिल है। भाई जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, वैसे ही और भी तो ऑर्गेनाइजेशन होगा ना जो पढ़ा रहा होगा। हाँ, तो क्या ये जो एचआर है इनको पता नहीं होगा क्या कि बहुत लोग पढ़ा के डेवऑप्स में आते हैं? क्या लगता है आप लोग, एचआर को नहीं पता होगा? आज जो एआई का जमाना चल रहा है, एक राउंड जो इंटरव्यू हो रहा है, लोग एआई इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंपनी बोलती भाई आप आओ फेस टू फेस मिलो मेरे से। क्यों डाउट है? क्या पता ये जो बोल रहा है कहीं से एआई देख के बोल रहा है कि नहीं है? ऐसा पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर इस दौर में अगर आप सर्टिफिकेशन लेके बैठे हो, ऑल्दो सर्टिफिकेशन भी बहुत फेक होता है, पैसा तो मिल जाएगा सर्टिफिकेट, लेकिन आपको पता है ना आप काबिलियत से उठाए हो, तो उसका नॉलेज बोलेगा ना, तो कर लो यार, कर लो। 15-17 तारीख में ऋषभ सर और वैभव जी आप लोग तो बोले ही नहीं कुछ यार कि करोगे कि नहीं करोगे। मतलब क्यों ऐसा थॉट प्रोसेस है, इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है दिमाग में? ऋषभ सर क्यों नहीं कर रहे हो सर्टिफिकेशन? कर लेंगे इस महीने, कर लेंगे। एक महीना क्या, ये महीना तो 22 दिन का होता है, 22 दिन लगेगा सर्टिफिकेशन करने में। डिले क्यों कर रहे हैं यार? जल्दी से जल्दी करके कंप्लीट करके असेसमेंट देके, चेक कर ही चुके हो हर चीज, देके असेसमेंट निपटा के उसको फॉर्म फिल करके लेके अपना निकाल के सर्टिफिकेशन डन करिए, रिज्यूम पे चिपकाइए, उसको पोर्टल पे भी चिपकाइए अपने नौकरी के। ठीक है, चलो यार कर लो भाई, रिक्वेस्ट है यार सबसे, थोड़ा सा इस पे ध्यान दो, फायदा ही होगा। मैंडेटरी नहीं है लेकिन हाँ आपके फायदे के लिए। चलो, तो एक क्लस्टर मैनुअल सेटअप किया जिसको हम क्या बोलते हैं, बेयर सेटअप, बेयर मेटल सेटअप कहते हैं। और ये सेटअप जो है आप लोग अपने एज्योर के ऊपर वीएम्स बना के कर सकते हो, या तो
अपने घर में 2 कंप्यूटर हो, 2 लैपटॉप हो तो उससे भी कर सकते हो। लेकिन आज की डेट में ना बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आज की डेट में अपने ऑन प्रीमाइसेस पे क्लस्टर बनवा के चला रहे हैं। बात समझ रहे हो? सब लोग ना कुबरनेटिस का मैनेज्ड सर्विसेज यूज कर रहा है। सभी लोग कुबरनेटिस का क्या यूज कर रहे हैं? मैनेज्ड सर्विसेज यूज कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो ऑन प्रेमाइसेस पे क्लस्टर सेटअप करवा रहे हैं। बात समझ रहे हो सब लोग? हेलो, सब लोग फील कर रहे हो जो बोल रहा हूं मैं? तो वैसे ही मैनेज्ड सर्विसेज में कुबरनेटिस के अंदर AKS है, एज्योर कुबरनेटिस सर्विसेज, अमेजॉन के अंदर EKS है और गूगल के अंदर GKE है। ठीक है, अब ये जो तीनों है ना, ये तीनों हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हमारे वर्कलोड को चलाने के लिए एक कंप्लीट सेटअप प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोल प्लेन और नोड का। कौन सा सेटअप प्रोवाइड करते हैं? कंट्रोल प्लेन और नोड का एक कंप्लीट सेटअप प्रोवाइड करते हैं जहां पे हम अपना वर्कलोड चलाएंगे। सॉर्टेड है यहां तक? सबको सॉर्टेड है यहां तक? अब बात आता है कि सर ये CLI से आप कैसे बना पा रहे हो पॉड, कैसे ऑथेंटिकेट कर रहा है ये पोर्टल से? तो हमें सबसे पहले तो AZ लॉगिन करना पड़ेगा, या AZ अकाउंट या तो हमको लॉगिन करना पड़ेगा, या तो हमको सब्सक्रिप्शन सेट करके जो हमारा क्लस्टर है उसको यहां से कनेक्ट करना पड़ेगा, या तो हम लोग पाइपलाइन में जब सब सेटअप करेंगे तो वहां पे आप लोगों को पता है हम लोगों ने सर्विस प्रिंसिपल और सर्विस कनेक्शन बनाया था। तो जैसे हम लोगों ने ARM के लिए बनाया था वैसे ही वहां पे क्लस्टर के लिए भी बनेगा। समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है सबको? तो यहाँ पे अभी के लिए ऑथेंटिकेशन कैसे हो रहा है? जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूं अपने क्लस्टर को, किससे? अपने CLI से जब मैं क्लस्टर को कनेक्ट करता हूं तो वो क्या करता है? मेरे लैपटॉप के अंदर, मेरे कंप्यूटर के अंदर एक यूजर फोल्डर के अंदर .cube नाम का फोल्डर बनाता है और उसके अंदर कॉन्फ़िग नाम का एक फाइल बना के जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, टोकन्स हैं, वो उधर में स्टोर कर देता है। बोलो, वो उधर में क्या करता है? स्टोर कर देता है और उसी से यूजर का ऑथेंटिकेशन होता है। समझ आया सबको? उसी से यूजर का क्या होता है? ऑथेंटिकेशन होता है। ये रहा कनेक्ट करने का तरीका। अलग अलग चीजों में कैसे आप कनेक्ट करोगे ये सब तरीका है। तो AZ अकाउंट सेट पहले कर दो, फिर क्या करेंगे? AZ AKS गेट क्रेडेंशियल्स, और क्रेडेंशियल्स लेके आइए आप क्या क्या? क्लस्टर का नाम और रिसोर्स ग्रुप का नाम। वो लाने के बाद आप जैसे ही ये कमांड रन करोगे आपके लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर एक .cube नाम का फोल्डर बनेगा जिसके अंदर कॉन्फ़िग नाम का फाइल बनेगा, और वहीं कॉन्फ़िग के अंदर हमारा क्या होगा दोस्तों? टोकन होगा, और इसी टोकन से हमारा वेरिफिकेशन होता है, ऑथेंटिकेशन होता है। सॉर्टेड है यहाँ तक सब लोग? चलो, अब जैसे ये क्लस्टर कनेक्ट कर लिया हमने, सर एक चीज पूछनी है सर, हाँ, जो ये कुबरनेटिस क्लस्टर है, या तो हम इसे पोर्टल पे जाके बनाएंगे या फिर टेराफॉर्म से बनाएंगे, राइट? मतलब यही 2 तरीके? नहीं, क्यों 2 तरीके? क्यों, बहुत तरीके हैं। जितना भी इम्परेटिव और डिक्लेरेटिव में तरीका बताया था वो सब तरीके हैं। ARM टेम्पलेट से बना लो, बाइसेप से बना लो, एंसिबल से बना लो, टेराफॉर्म से बना लो, AZ CLI से बना लो, मैनुअल बना लो। समझ रहे हो? ठीक है। तो क्लस्टर हर उस तरीके से बन सकता है जिस तरीके से किसी और रिसोर्स को आपने एज्योर के ऊपर बनाया है। ठीक है, चलो। अब ये क्लस्टर जब तक स्टार्ट हो रहा है, हमारा यहाँ कनेक्टिविटी हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला इसको कि भाई एक पॉड बनाना है। तो जैसे ही ये पॉड बनता है ना, डिफॉल्ट इसके अंदर 2 कंटेनर बनते हैं। देखो पॉड है क्या? पॉड कंटेनर के ऊपर एक चढ़ा हुआ लेयर है। पॉड क्या है? कंटेनर के ऊपर चढ़ा हुआ एक लेयर है। पॉड क्या है दोस्तों? कंटेनर के ऊपर चढ़ा हुआ एक लेयर है जिससे
कंटेनर के ऊपर और कंट्रोल बढ़ गया, जिससे कंटेनर के ऊपर और कंट्रोल बढ़ गया। सॉर्टेड यहां तक दोस्तों, सॉर्टेड यहां तक। तो अब ये जो कंटेनर बनता है, जब पॉड हम बनाते हैं ना, तो इसके अंदर दो कंटेनर बनता है। एक कंटेनर का नाम है पॉज कंटेनर और दूसरे कंटेनर का नाम है जो भी हम बना रहे हैं। ये पॉज कंटेनर के अंदर इस बने हुए कंटेनर का हर एक इंफॉर्मेशन डिटेल स्टोर्ड होता है और इसी को हमारा जो ETCD या कंट्रोलर है वो ट्रैक करते हैं। समझ आया बात सबको? अब यहाँ पे हम लोग ये सब समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है, वर्जन के बारे में सबको पता है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और हम अपने CLI टूल से बोलते हैं कि भाई एक पॉड बना। तो जब तक ये स्टार्ट नहीं होगा आपको पता है कि नहीं बन सकता। मीनवाइल हम लोग kubectl -help को समझते हैं। 8 बजे तक क्लास चले तो किसी को कोई दिक्कत? जिसको दिक्कत है वो बता दो भाई। 8 बजे तक अगर क्लास चले तो किसी को कोई दिक्कत? कोई भी सज्जन, कोई भी सर को दिक्कत? और 7:45 चलेगा? चलो जी, तो 7:45 तक क्लास चलेगा, क्योंकि अब इसके बाद मैनिफेस्ट फाइल पूरा रिवीजन करवाऊंगा अच्छे से। तो अभी क्या है, kubectl -help, आप लोगों को पता है ये -help कितना बड़ा रामबाण इलाज है हमारे लिए। तो जैसे ही मैंने -help चलाया, क्रिएट, एक्सपोज, रन, जैसे ही मैंने रन कमांड देखा, डॉकर में भी हम रन कमांड चलाते थे। रन कमांड के आगे लिखा है रन अ पर्टिकुलर इमेज ऑन द क्लस्टर। रन अ पर्टिकुलर इमेज ऑन द क्लस्टर मतलब एक क्लस्टर के ऊपर एक पर्टिकुलर इमेज चलाने के लिए हम रन कमांड का यूज करते हैं। तो मतलब मेरे को भी तो एक इमेज ही चलाना है क्लस्टर के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, kubectl run -help। जब फिर मैंने -help चलाया तो रन कमांड के आगे बहुत सारा इंस्ट्रक्शन ऑप्शन आ गया। उसमें सबसे टॉप पे ही एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि आप एक NGINX का पॉड बना दो। आप क्या करो, एक NGINX का पॉड बना लो। मैंने कहा ठीक है भाई, बनाएगा आदमी NGINX का पॉड, जरूरत है बनाने का, करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही ये NGINX का पॉड का मैंने कमांड देखा, यहाँ से इसके नीचे और भी ऑप्शंस मैंने देखा कि कैसे पोर्ट को एक्सपोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि चलो यार अभी के लिए एक ये लेके चलते हैं, और ये क्या है, फ्लैग्स भी हैं। तो अभी के लिए इतना लेके चलते हैं जो मेरे, जिससे मेरा एक NGINX का क्या बन जाए, पॉड बन जाए। मैंने कमांड कॉपी किया और ये कमांड इधर लेके आया। अब अगर क्लस्टर नहीं चला होगा तो आप लोगों को पता नहीं हाँ चल गया तो अब बन जाए। जैसे मैंने ये चलाया, kubectl run NGINX क्या है, पॉड का नाम है। चलो एक और काम कर, अब kubectl NGINX ना लिख के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NGINX पॉड, ऐसे चलेगा। NGINX पॉड, इमेज का नाम NGINX रहने देते हैं, एक और पॉड बन गया। अब मुझे ये देखना हो कि जो मैं पॉड बना रहा हूं ये बन चुका कि नहीं बन चुका, तो कमांड है kubectl get pods। अरे kubectl, जैसे ही मैंने kubectl get pods चलाया, मेरे सामने आ गया यहाँ पे पॉड, 2 पॉड बने हुए चल रहे हैं और दोनों के आगे ना 1 by 1 लिखा है, मतलब इनके अंदर एक एक कंटेनर ही है केवल। समझ रहे हो, यहाँ पे जितना बाई जितना लिखा होगा मतलब उतना कंटेनर है। ये वाला जो है नंबर ऑफ कंटेनर्स हैं और ये वाला जो है वो रनिंग कंटेनर्स हैं। राइट साइड में क्या है, नंबर ऑफ कंटेनर्स, और लेफ्ट साइड में क्या है, रनिंग कंटेनर्स। लेफ्ट साइड में क्या है, रनिंग कंटेनर्स, और राइट साइड में क्या है, जो कंटेनर्स हमने जितने नंबर ऑफ कंटेनर्स बनाए हैं। सॉर्टेड भाई, सॉर्टेड। अब मुझे चाहिए कि मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये कौन से नोड पे बना है, क्या है, तो -o वाइड करके एक और कमांड होता है। अब ये सब कमांड आप लोग एक्सप्लोर करोगे तो सब मिल जाएगा। तो इसमें हमको IP भी मिल गया, हमको नोड का नाम भी मिल गया, हमको IP भी मिल गया, हमको नोड का नाम भी मिल गया, मतलब और एक्सटेंडेड हो गया।
और ज्यादा जानना है इनके बारे में तो kubectl डिस्क्राइब और पॉड का नाम NGINX पॉड, ऐसा चलेगा। जैसे ही मैंने डिस्क्राइब किया मेरे सामने पूरा उस पॉड का जो भी कच्चा चिट्ठा है सब खुल के मेरे सामने आ गया। इंटरव्यूअर ये भी पूछता है कि आप कैसे डिबग करते हो अगर आपका पॉड नहीं चल रहा है तो। पहले डिस्क्राइब कमांड से पूरा का पूरा ये निकाल लेते हैं, फिर लॉग्स चेक करते हैं, kubectl लॉग्स कमांड से लॉग चेक करते हैं, बात समझ रहे हो। फिर उसके बाद एनालाइज करके जो भी एरर होता है उसको रिजॉल्व करते हैं। ये भी इंटरव्यू में बहुत पूछता है कि आप डिबग कैसे करते हो पॉड को। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया सबको? हेलो, चलो। तो यहाँ पे जब मैंने डिस्क्राइब किया तो मुझे ये पता चला कि यार पॉड का नाम क्या है, नेम स्पेस क्या है, डिफ़ॉल्ट, प्रायोरिटी क्या है, 0। अब आप लोगों ने देखा होगा मैनिफेस्ट फाइल में 1400 लाइन है पॉड का, 1400 लाइन है पॉड का। मतलब कहीं ना कहीं तो वो यूज़ होता होगा ना, कहीं ना कहीं तो समहाउ यहाँ वहाँ यूज़ होता ही होगा, बिल्कुल होता है। लेकिन आपको पता है कुछ चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो जो रिक्वायर्ड है हम उसको लेके अपना काम बनाएंगे, जो ऑप्शनल है उसको थोड़ा साइड रख के चलेंगे। तो यहाँ पे भी देखो जब पॉड बनाया है तो जो जो एकदम खास चीज़ें हैं, टॉलरेशन, नोड सेलेक्टर, देखो नोड सेलेक्टर कुछ है ही नहीं इसलिए नन लिखा हुआ है। मतलब सब कुछ है यार, सब कुछ। ध्यान से इस ब्लॉग को पढ़ोगे ना अगर डिस्क्राइब वाले को, तो बहुत कुछ बोलने वाली चीज़ तो यहीं पे मिल जाती है हमारे लिए। चलो जी, पॉड बन गया, पॉड देख लिया मैंने, पॉड डिस्क्राइब कर लिया, पॉड का लॉग भी निकाल सकता हूँ, पॉड को मन करे तो डिलीट भी कर सकता हूँ। ये सब बेसिक कमांड आप लोग डॉकर से पढ़ते आए हो, इसमें इतना कोई तीर कमांड नहीं है। कौन कौन मानता है बात? हाँ सर सही कह रहे हो, डिलीट करना है, ये वो करना है, सब कर लेंगे सर, बहुत पढ़ चुके हैं हम लोग। है तो यहीं से पढ़ देख के ही तो करना है, इतना क्या दिक्कत वाला बात। चलो ठीक है, अब पॉड तो बना लिया हमने। अब पॉड बनाने के बाद हमारा काम क्या है? यार सर आपने बोला कि एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर बनते हैं और पॉड जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट है कुबरनेटिस के अंदर, और इसी पॉड के अंदर ही, इस पॉड के ऊपर ही वर्कलोड चलता है। और इसी हिसाब से जो पॉड का लाइफ साइकिल हुआ वो हुआ पेंडिंग, रनिंग, सक्सीडेड, अननोन, फेल्ड। तो सर एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर अगर बनाना पड़े तो कैसे बनेगा? तो मेरे को समझ में आया कि यार जो पॉड बनाने का तरीका है ना, ये पॉड बनाने का तरीका दो है। एक तरीका है इंपरेटिव और एक तरीका है डिक्लेरेटिव। बोलो सब, एक तरीका क्या है? इंपरेटिव वे, दूसरा क्या है? डिक्लेरेटिव वे। बोलो। डिक्लेरेटिव वे, अब आप सबको पता है इंपरेटिव डिक्लेरेटिव ये दोनों क्या है? तरीका है कोडिंग करने का। तो हमने अभी जो बनाया वो इंपरेटिव वे से बनाया, हमने कमांड दिया और उस एक कमांड से हमारा जो पॉड था उसका एग्जीक्यूशन हुआ, पॉड का एग्जीक्यूशन हुआ। क्या था वो पॉड का कमांड? पॉड को एग्जीक्यूट करने का कमांड क्या था? kubectl रन डॉक इमेज, सॉरी पॉड का नाम हाइफन इमेज इज इक्वल टू NGINX, और इसका फिर पोर्ट फॉरवर्ड करके हम लोग इसको अपने लोकल होस्ट पे एक्सेस कर पाते हैं, ये आप सब जानते हैं। दूसरा जो तरीका है डिक्लेरेटिव वे, ये क्या करता है? ये YAML में कोड लिखता है। डिक्लेरेटिव वे क्या करता है? YAML में कोड लिखता है। YAML के थ्रू कोड लिखा जाता है, और डिक्लेरेटिव वे से जो हम लोग तैयार करते हैं क्या?
रिसोर्स क्रिएशन का जो फाइल तैयार करते हैं उसे हम लोग मैनिफेस्ट फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यामल के थ्रू जो रिसोर्स क्रिएशन का फाइल लिखा जाता है उसको मैनिफेस्ट फाइल बोलते हैं। इंटरव्यूअर आपसे मैनिफेस्ट ही बोलेगा, इंटरव्यूअर आपसे मैनिफेस्ट ही बोलेगा, और कुछ उसको मतलब ही नहीं है। तो आपको भी कंफ्यूज नहीं होना है। टेराफॉर्म में होता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और कुबरनेटिस में क्या होता है? मैनिफेस्ट फाइल। समझ आया बात सबको? तो अब अगर यामल के थ्रू मुझे लिखना है तो सबसे पहले मुझे यामल लिखना आना चाहिए। अगर यामल के थ्रू मैं कोई चीज लिख रहा हूं तो मुझे यामल लिखना आना चाहिए पहले। बोलिए। बहुत बढ़िया जी। हम सब पाइपलाइन में यामल पढ़ चुके हैं। हम लोग सब लोग पाइपलाइन में यामल को पढ़ चुके दोस्तों। हम सबको पता है कि पॉड डॉट मैं YAML लिखूं या YML लिखूं दोनों बात बराबर है। YAML लिखूं या YML लिखूं दोनों ही केस में बात बराबर है। तो मैंने YAML लिख दिया। YAML मतलब एक मैंने फाइल बनाया जिसका एक्सटेंशन YAML है, मतलब मैं YAML में कोड लिखने जा रहा हूं। ये क्या है? ये एक इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है जो दो कंप्यूटर आपस में बात करने के लिए यूज करते हैं, जैसे जेसन और प्रोटोबफ है। बोलो। जैसे जेसन और प्रोटोबफ है वैसे ही ये दोनों, मतलब वैसे ही यामल भी एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन बेस्ड लैंग्वेज है जो कंप्यूटर्स आपस में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो pod.yaml है, इसको लिखने के लिए, मतलब इसमें इस फाइल से हमको समझ के आ रहा है कि एक पॉड का हम YAML का कोड लिखने जा रहे हैं जिसको हम लोग पॉड का मैनिफेस्ट फाइल बोलेंगे। तो यामल के कुछ रूल्स होते हैं। यामल का रूल्स ऐसा होता है कि जैसे मैंने लिखा लिस्ट ऑफ फ्रूट। अब अगर ये लिस्ट है फ्रूट का तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा एक डैश दे दूंगा और उसके आगे एक स्पेस दबा के फिर लिखूंगा एप्पल। समझ आ रहा है सबको? अगर ये बोलता है कि ये लिस्ट है तो इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा, मतलब जहां पे इसके सामने अगर लिखा है लिस्ट ऑफ फ्रूट या चौकोर डिब्बा बना हुआ है तो आप ये मान लेना कि ये लिस्ट है, और जैसे ही लिस्ट होगा जस्ट उसके नीचे इंटर मार के एक हाइफन लगाएंगे और एक स्पेस देके एप्पल लिख देंगे। मतलब जो एप्पल लिखा जाएगा ना फ्रूट के अंदर, वो 2 स्पेस स्टार्टिंग से छोड़ के लिखेगा। अगर ये लिस्ट नहीं है तो ये डैश नहीं होगा, लेकिन इसका पोजीशनिंग यहीं पे होगा। बात समझ में आ रहा है सबको? बात समझ में आ रहा है सबको? चलो अब क्या करें सर, ये पॉड का YAML लाएं कहां से? पॉड का YAML लाएं कहां से? तो गूगल से ला सकते हैं भाई। होगा ही ना भाई, डॉक्यूमेंट है हमारे पास यार, होगा ही होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता कि ना हो। मानते हो कि नहीं मानते हो सब लोग? ये रहा पॉड के बारे में रहा सब कुछ। लो ये रहा, देखो pod/simplepod.yml, ये है कि नहीं है पॉड का कोड? अरे पॉड का मैनिफेस्ट फाइल है कि नहीं है? बोलो बोलो बोलो। हेलो दोस्तों। अब क्रिएट करने के लिए भी देखो तरीका बताया है, -f
और जहां पे भी तुम्हारा फाइल रखा है पाथ दे दो, क्रिएशन कर देगा। पॉड का टेम्पलेट, दिस इज द पॉड टेम्पलेट। एक टेम्पलेट बना के रख दिया, बार बार उसको कॉल करवा रहे हैं, समझेंगे। अभी क्या है, पॉड के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलो बहुत सारा देखो पॉड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, पढ़ते रहना अपना। जैसे भी लिखता हूँ। लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा था कि पॉड का मैनिफेस्ट फाइल यहाँ भी लिखा हुआ है। चलो जी, CLI से कैसे लिख सकते हैं पॉड का मैनिफेस्ट फाइल बिना कुछ देखे, बिना कुछ जाने? बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है और बहुत आसान तरीका है। तो जैसे ही मैंने kubectl -- हेल्प चलाया, आप लोगों के सामने यहाँ पे कमांड आया API रिसोर्सेज, प्रिंट द सपोर्टेड API रिसोर्सेज ऑन द सर्वर। मतलब जितना भी रिसोर्स को सपोर्ट कर रहा होगा कुबरनेटिस, वो सब आप यहाँ प्रिंट करा सकते हो इस कमांड को यूज करके। मैंने इसे कॉपी कर लूं ऐसा, और यहाँ पे लिख दें kubectl API रिसोर्सेज। जैसे ही मैंने एंटर मारा, जो भी 60-70 रिसोर्सेज थे वो सब मेरे सामने आके प्रिंट हो गए, लिस्ट हो गए। मतलब ले दे के इतना ही रिसोर्सेज पढ़ना है, मतलब इसमें से भी बहुत सारा नहीं पढ़ेंगे जो बिना मतलब का है। बाइंडिंग, कंपोनेंट, स्टेटस, config map, endpoint, event, limit ranges, namespace, nodes, persistent volume, claim, persistent volumes, pods ये क्यों किया मैंने? अगर मेरे को पता ही नहीं होगा कौन कौन सा रिसोर्स सपोर्ट करता है, तो मैं रिसोर्स का इंफॉर्मेशन कहां से लेके आऊंगा? तो यहां मुझे पॉड्स मिल गया। और अगला यहीं पे कमांड अगर मैं देखूं kubectl -help, तो आपको एक्सप्लेन नाम का एक कमांड मिलेगा और उसके सामने लिखा हुआ है कि मैं जिस भी पर्टिकुलर रिसोर्स को आप चाहते हो उसका डॉक्यूमेंट निकाल के दे दूंगा। यही बोल रहा है, हेलो गेट डॉक्यूमेंटेशन फॉर द रिसोर्सेस। एक्सप्लेन कमांड क्या करता है, आपको किसी पर्टिकुलर रिसोर्स का डॉक्यूमेंट देता है। क्या करता है एक्सप्लेन कमांड? क्या करता है आपको एक्सप्लेन कमांड क्या करता है? आपको किसी भी रिसोर्स का जो आप चाह रहे हो उसका डॉक्यूमेंट निकाल के देते। तो अगर मैं यहां पे अब कमांड लिखूं kubectl एक्सप्लेन पॉड्स, तो काम बनेगा? बिल्कुल बनना चाहिए। जैसे मैंने किया, इसका एक बेसिक सा डॉक्यूमेंट निकल के मेरे सामने आ गया कि पॉड होता क्या है, क्या क्या रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, ये सब मेरे सामने आ गया। भाई पॉड क्या होता है, फील्ड्स क्या क्या है, API वर्जन, काइंड, मेटाडेटा, स्पेक। बट इतने से मेरा काम नहीं बन पा रहा क्योंकि ये बहुत कम इंफॉर्मेशन है। और देखो ये सब पे गिटहब का लिंक दिया हुआ है, जाके देखो और पढ़ पाने के लिए। अब हम लोग लिनक्स पढ़ चुके हैं, ये सारा चीज हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे एक और कमांड मैंने यूज कर लिया kubectl, चलो एक्सप्लेन वाला जो कमांड है पॉड्स --- रिकर्सिव मतलब जितना कुछ है सब कुछ आप लोग जानते हो। जब मैंने कल इसे चलाया था तो टर्मिनल ब्लॉक हो गया जब साक्षी से चलवाया। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक pod.txt में स्टोर कर लेते हैं। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, एक यहाँ पे pod.txt नाम का फाइल बन गया और इस txt फाइल में कंप्लीट जो पॉड का मैनिफेस्ट फाइल है वो हमारे पास आ गया। अब इसमें से हमको क्या यूज करना है, नहीं करना है, मेरा कॉल है। मुझे डिसाइड करना है कि मुझे यूज क्या करना है इसमें से, और उसी के बेसिस पे मेरा जो पॉड का मैनिफेस्ट फाइल है वो लिखा जाएगा। यहाँ तक प्रोसेस सबको क्लियर है दोस्तों? सबको यहाँ तक प्रोसेस क्लियर है? माही, कृष्णा, ऋषभ सर, वैभव जी, हफ्जा, आस्था, हाँ, मनाली, मृणाल, अतुल, ऋषभ लूथरा, सबको भाई सबको एकदम क्लियर है? एक एक चीज 100% एकदम सबको क्लैरिटी है यहाँ तक? चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। चलो तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक तरफ इसको खोल के रख लेता हूं
और एक तरफ जो बनाना है उसे रहने देते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को पाइपलाइन का नेम, ट्रिगर, पूल, स्टेजेस, स्टेज, जॉब, स्टेप्स इतना रटवा दिया था, वैसे ही इसको रट लो। ये 4 चीजें जो हैं, एपीआई, वर्जन, काइंड, मेटा डेटा और स्पेक, ये जो जस्ट फील्ड के नीचे वाले ये देख रहे हो ना, स्टेटस को छोड़ के देखो, मैंने ऐसे क्या कर दिया, इसको कोलैप्स कर दिया साहब। ये जो 4 हैं, स्पेक, मेटा डेटा, काइंड, एपीआई, वर्जन, ये तो तत्काल प्रभाव में आपको लिख देना है यहाँ। और जैसे यहाँ लिखा है ना भाई, वैसा ही लिखना है कॉपी करके। ज्यादा ना लिखने के चक्कर में हीरो नहीं बनना है, गलती बहुत हो जाती है। बस ऐसे लिख के कॉलम दे के नीचे चलते जाना है। फिर काइंड लिखा, फिर इधर पेस्ट किया, फिर कॉलम दिया, नीचे चले गए, फिर मेटा डेटा कॉपी किया। भाई ये लिखने आ गया ना, तो डिप्लॉयमेंट ये वो सब में यही चलने वाला है। और फिर क्या लिखा है, स्पेक। बस ये लिख के मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया, चलेगा। अब एपीआई वर्जन जो है ना, ये जो टॉप में वर्जन लिखा हुआ है, बस इसके आगे जो लिखा हुआ है ना, इसे कॉपी करके लाके इधर पेस्ट करो, एक स्पेस देके। काइंड में जो लिखा हुआ है एज इट इज, काइंड वाला लाके यहाँ पे रख दो। सॉर्टेड दोस्तों, सॉर्टेड यहां तक। अब बात आता है मेटा डेटा और स्पेक का। अब बात किसका आता है, मेटा डेटा और स्पेक का। तो पहले मेटा डेटा को धीरे सा खोल लेते हैं, बाकी सबको वैसे ही छोड़ देते हैं। मेटा डेटा पे मैंने कर्सर रखा अपना, जस्ट नीचे आया, 2 स्पेस लगा के एनोटेशन पे गया, क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूं कि मेटा डेटा के सब बेटे हैं। एनोटेशन, क्रिएशन, टाइम स्टैम्प, डिलीशन, ग्रेस पीरियड, सेकेंड, डिलीशन, टाइम स्पेंड, फाइनलाइजर, जनरेट नेम, जनरेशन, लेबल्स, मैनेज्ड फील्ड नेम, नेम स्पेस, ऑनर, रेफरेंस, ये सब कौन है, इसके बेटे हैं। तो मैंने एनोटेशन पे रखा और मैंने देखा कि क्या रिक्वायर्ड है और किसको मैं जानता हूं। 2 चीजें, क्या रिक्वायर्ड है और किसको मैं जानता हूं। तो मैं एनोटेशन को नहीं जानता हूं, क्रिएशन टाइम स्टैम्प को नहीं जानता हूं, डिलीशन टाइम ग्रेस पीरियड को नहीं जानता हूं, डिलीशन टाइम स्टैम्प को नहीं जानता हूं, फाइनलाइजर को नहीं जानता हूं, जनरेटर नेम को नहीं जानता हूं, जनरेशन को नहीं जानता हूं, लेबल्स को नहीं जानता, मैनेज फील्ड को नहीं जानता। और ये जो अंदर है ये सब, अगर मान लो मैनेज्ड फील्ड के अंदर आके कोई एपीआई वर्जन है, उसके सामने रिक्वायर्ड लिखा है, तो हमें उस रिक्वायर्ड से मतलब नहीं है। उसका मतलब तब होगा जब हम लोग मैनेज्ड फील्ड को यूज करेंगे। बात समझ में आया? तो हम लोग ऐसे नीचे चलते जाते हैं। नेम देखा हमने, इसके आगे भी रिक्वायर्ड नहीं लिखा है, लेकिन हम जानते हैं नेम जैसी कोई चीज होती है, हम इसको यूज कर सकते हैं। इधर से कॉपी किया। अब इसका इंडेंटेशन बहुत ध्यान देना, मेटा डेटा के जस्ट नीचे 2 स्पेस देके नेम लिखना है। ये फिर कॉलम देंगे, जो नाम देना है वो दे देते हैं। अब इसके अंदर नेम स्पेस है, हमने कोई नेम स्पेस तो क्रिएट किया नहीं है। अगर आपके पास नेम स्पेस है तो वो मेंशन कर सकते हो। डिफॉल्ट नेम स्पेस के लिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती। और नीचे है ऑनर, रेफरेंस, रिसोर्स, सेल्फ लिंक, यूआईडी। हमको समझ में आ गया कि मेटा डेटा के अंदर जितनी भी चीजें थी, काम की या नहीं, रिक्वायर्ड जो भी था, वो सब हमने यूज करके यहाँ ला लिया है। अब हमें कुछ और जरूरत नहीं। बंद हो गया, इसको बंद कर दिया। अब स्पेक खोल लिया मैंने। अब एक्टिव डेडलाइन सेकेंड्स पे आ गया, एफिनिटी पे आ गया, फिर वही 2 चीज, रिक्वायर्ड और जो हमको पता हो। तो इसमें से कोई रिक्वायर्ड नहीं है। अब देखो एक और तरीका, जैसे अब हम देख रहे हैं कि एफिनिटी में इतना नीचे तक लाइन आ रहा है और एफिनिटी मेरे काम का नहीं, तो इसको ऐसे बंद कर दूं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। 42 से लेके 143 लाइन तक कोलैप्स हो गया, हमको मतलब भी नहीं है उससे। अब ऑटो माउंट सर्विस अकाउंट टोकन नहीं जानता मैं। अब आ गया मैं कंटेनर्स के ऊपर, और ये कंटेनर्स के सामने देखो लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, तो इसको ना बंद करूं, इसको रहने दूं। अब यहाँ पे कंटेनर्स कहाँ लिखा जाएगा, स्पेक के नीचे जस्ट 2 लाइन के बाद, 2 स्पेस के बाद मैंने ये कंटेनर्स को कॉपी किया, स्पेक के कॉलम पे क्लिक किया, यहाँ रखा, एंटर करा, 2 स्पेस एंटर किया और इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, तुरंत कॉलम दे दिया। तत्काल प्रभाव में कॉलम दे देना है। अब इसके आगे क्या कह रहा है कि एक तो मैं रिक्वायर्ड हूं, दूसरा मैं लिस्ट हूं। अच्छा, तुम लिस्ट हो तब तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं लिखा जाएगा, जस्ट तुम्हारे नीचे एक डैश दिया जाएगा और डैश देके इसकी एक स्पेस मार के बैठ जाओ।
लिस्ट है तो उसके सामने कुछ नहीं लिखा जाएगा, जस्ट उसके नीचे एक डैश देके एक स्पेस मार के बैठ जाओ। अब ये आर्ग्यूमेंट है, हमें नहीं पता, कमांड हमें नहीं पता। अब जैसे ये ENV है, हमारे काम का चीज नहीं है, तो इसे बंद कर दूं तो 147 से 71 तक काम हो गया हमारा। कॉन्फिग मैप से हमको मतलब नहीं है तो बंद कर दूं। भाई ये भले कंटेनर्स के अंदर ही हैं, लेकिन हमें मतलब नहीं है तो करेंगे क्या? सीक्रेट रेफरेंस से मतलब नहीं है, बंद कर दें। अब आया इमेज, हमें तो पता इमेज जैसी चीज हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे इमेज को कॉपी करवा लो, ऐसा कॉलन देके NGINX लिख दूं। अब इमेज फुल पॉलिसी बाद में देखेंगे, नहीं मतलब अभी ENM लाइफ साइकिल नहीं मतलब है, लाइफ साइकिल से बंद कर देता हूं इसे भी। लाइवनेस प्रॉग नहीं मतलब है, बंद कर देते हैं इसे भी। नेम आया और इसके सामने रिक्वायर्ड लिखा है, मतलब कंटेनर का नाम तो हमें देना पड़ेगा। आप पॉड का नाम ना दो चलेगा, कंटेनर का नाम आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे नेम आ गया, इसके सामने रिक्वायर्ड भी लिखा है, दैट मीन्स कि मुझे ये नेम चाहिए। समझ आ रहा दोस्तों? और ये किसके बराबर में है? ध्यान से देखो तो कंटेनर का ही बेटा है ये सब कहाँ चल रहा है? कंटेनर। अगर इस तरीके से मैनिफेस्ट फाइल लिखोगे कभी कंफ्यूज नहीं होगे। जो आ रहा है जिसके अंदर का है उसको लिखते जाओ, बाकी से मतलब ही मत रखो। जस्ट इमेज के सामने नेम लिखेंगे, कॉलन देंगे और NGINX कंटेनर ऐसा लिख दिया मैंने। अब नेम के नीचे क्या है? पोर्ट है, पोर्ट्स है, देख रहे हो? ये भी हमें पता है कि जरूरत पड़ता है, और ये भी लिस्ट है। पोर्ट्स क्या है? लिस्ट है। तो जैसे ही मैं पोर्ट्स को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करवाऊंगा नेम के जस्ट नीचे, फिर कॉलन देके इंटर मार के डैश लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। यही तरीका है भाई। पोर्ट्स भी क्या है? लिस्ट है। तो लिस्ट मतलब एक बार एंटर करो नीचे, एक डैश लगाओ और एक स्पेस देके आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पे क्या लिखा है? कंटेनर पोर्ट्स के अंदर ये रिक्वायर्ड है, तो मतलब मुझे ये चाहिए ही चाहिए। बोलो, अरे हेलो, गायब हो गए क्या सब? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? कंटेनर पोर्ट्स लिख दिया, फिर कॉलन दिया और पोर्ट नंबर 80 हमको पता है वो दे दिया। अब इसमें होस्ट IP, अब देखो ये पोर्ट के अंदर की बात चल रही। अब हम कहां से? कंटेनर थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, पोर्ट पे आ जाते हैं, और पोर्ट के नीचे हम लोग जो जरूरत वाली चीज थी वो लिख लिया। और है कितना? इतना ही है, हमने इसे भी लिख लिया। तो इससे आगे बढ़ के अब रेडीनेस प्रॉप पे आ गए। हमें नहीं मतलब है, बंद कर दिया। ठीक है, हमें नहीं मतलब, बंद कर दिया। रिसाइज पॉलिसी नहीं मतलब है, बंद कर दिया। रिसोर्सेस अभी क्लेम नेम रिक्वेस्ट नहीं मतलब है, अभी होगा इससे मतलब आगे, अभी बंद कर देते हैं। रीस्टार्ट पॉलिसी बंद कर देते हैं। देख रहे हो ना, आसान है कि नहीं है? हम ढूंढते भी जा रहे हैं अपना, बंद करते जा रहे हैं। जिसका काम नहीं है उसको हटाओ यहाँ से, क्या लोड है यार पढ़ने में? देखो कोई रिक्वायर्ड नहीं आ रहा है अभी। ये माउंट पाथ रिक्वायर्ड है, लेकिन ये वॉल्यूम माउंट के लिए है। जब तक हम वॉल्यूम माउंट को नहीं यूज करेंगे, हमें इस रिक्वायर्ड से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो ये कंटेनर हो गया यहाँ पे खत्म। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब ये आ गया DNS कॉन्फ़िग। अब हमसे DNS कॉन्फ़िग से भी कोई मतलब नहीं है, बंद कर दो इसे। हमें इफॉर्मल कंटेनर से भी कोई मतलब नहीं है, बंद कर दो इसे। ये सब कौन है? कंटेनर के भाई हैं। अगर हम कुछ लिखेंगे भी अब तो कहाँ लिखेंगे? कंटेनर के सीध में लिखेंगे, कंटेनर के अंदर नहीं लिखेंगे। कंटेनर के अंदर वाला सब कंटेंट खत्म हो गया। देख रहे हो? देख रहे हो दोस्तों? समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है सबको? आसान है सब। हमारे काम का चीज जितना भी था रिक्वायर्ड, अब कोई नहीं बचा, सब हमने लिख लिया, हो गया हमारा यहीं पे काम डन। अच्छा, अब एक कंटेनर बना सकते तो दूसरा कंटेनर बनाने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं तकलीफ है। इमेज के जगह इमेज का नाम रख देंगे, कंटेनर के जगह कंटेनर का नाम रख देंगे। पोर्ट के जगह 3000 डिफॉल्ट पोर्ट होता है। एक डॉकर इंजन ओपन कर लेते हैं, मतलब एक डॉकर इंजन क्या, डॉकर इंजन ओपन कर लेते हैं, मतलब स्टार्ट कर लेते हैं डॉकर डेस्कटॉप को, डॉकर इंजन को, और इसके डॉकर हब पे चल लेते हैं। जैसे ही डॉकर हब पे जाएंगे, यहाँ पे हमको क्या सर्च कर लेना है? फायरफॉक्स। और जो ज़माने से यूज़ करते आए हैं इमेज को, वो कॉपी कर लेंगे और इधर कॉपी करके इधर पेस्ट करवा देंगे।
सॉर्टेड। अब ये मेरा फाइल तैयार हो गया किसका, 2 कंटेनर क्रिएट करने का मैनिफेस्ट फाइल पॉड का तैयार हो गया। अब इसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है दोस्तों, एग्जीक्यूट करना है। तो kubectl -l चला के हमको क्रिएट नाम का एक कमांड मिला। जब क्रिएट के सामने -l चलाया तो इसने बोला मुझे फाइल का नाम दे दो, मैं -f से फाइल का नाम दे दो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा काम एग्जीक्यूशन का कर दूंगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लो सब लोग, क्रिएट और अप्लाई में डिफरेंस क्या है। इंटरव्यूअर हो सकता है आपसे पूछ दे कि क्रिएट और अप्लाई में डिफरेंस क्या है, बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन लिख लो। तो यहाँ पे -f करके मैंने pod.yml लिख दिया। जैसे ही एंटर मारा क्रिएटेड हो गया, kubectl get pods 0/2 आ रहा है, बन रहा होगा, थोड़ा स्लो है सिस्टम। अभी भी 0/2 आ रहा है, देखते हैं। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? मैनिफेस्ट फाइल लिखने आ रहा है अच्छे से, समझ में अच्छे से एकदम फील आ रहा है एकदम? हाँ, मैनिफेस्ट फाइल का फील आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया। अब प्रैक्टिस करना भाई लोग, प्रैक्टिस करना, ठीक है? प्रैक्टिस करोगे तो और मजा आएगा। और अलग अलग तरीके से देखो, 2/2 चल गया, मतलब 2 कंटेनर बनाया मैंने और दोनों कंटेनर रनिंग है। 2 कंटेनर बनाया मैंने, दोनों कंटेनर रनिंग है। अब क्या कर दे, पोर्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और जाके चेक कर लेते हैं कि 2 कंटेनर आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे लोकल होस्ट से। तो kubectl पोर्ट फॉरवर्ड करके हम क्या दे दें, 3000 पे हमारा फायरफॉक्स सुनता है 3000 से 3000, बट इससे पहले अब हमको pod/pod का नाम देना होगा। अब यहाँ पे पॉड के अंदर जो कंटेनर है ना, उससे कोई मतलब नहीं रह जाता। बिल्कुल अरे दिया चलाने गलत लिख दिया ना, kubectl पॉड का नाम पहले आएगा फिर पोर्ट फॉरवर्ड। गलत करता हूँ तो बोलते भी नहीं हो। अब सही है कृष्णा? नहीं सर, क्या सही है? वो लिखेंगे kubectl पोर्ट -फॉरवर्ड, उसके बाद पॉड मैनिफेस्ट फाइल पोर्ट, उसके बाद पॉड का नाम हाँ क्या लिखूं, kubectl पोर्ट फॉरवर्ड, हाँ, उसके बाद पॉड /मैनिफेस्ट फाइल पोर्ट, उसके बाद पोर्ट ले लेंगे। मैनिफेस्ट फाइल मतलब हाँ, जो पॉड का नाम है या जो मैनिफेस्ट फाइल का नाम है। अब पोर्ट फॉरवर्ड कर देंगे। सही है? बाकी लोग सही है? हेलो, पता नहीं है, सही नहीं है, बताओ, कुछ तो बताओ। सही है, चलो। तो अब क्या करेंगे, लोकल होस्ट पे 3000 पे हिट मार देंगे। अब आप सबको पता है कि काम बन गया हमारा। अब इसके अंदर अगर मैं जाके इसके लोकल होस्ट पे 80 पे हिट मारता हूं, अगर मेरा nginx का सर्वर आ रहा है, दैट मीन्स दोनों कंटेनर आपस में बात कर पा रहे हैं। सॉर्टेड दोस्तों, एकदम क्लियर भाई। कंप्लीट रिवीजन करवा दिया, एकदम कंप्लीट रिवीजन करवा दिया आप लोगों का, जितना कम्युनिटीज अभी तक पढ़े हैं। कल हम लोग इन पॉड को बात करने से रोकेंगे। असाइनमेंट में लिख लो सब लोग कि 2 अलग अलग नेम स्पेस में पॉड बना के देखना कि क्या वो दोनों पॉड आपस में बात कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। समझ रहे हो? ट्राई मारना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
हेलो, कोई डाउट कंफ्यूजन? चलो तो फिर एक काम करते हैं, कल सुबह मिलते हैं और आगे का वनटिस का मुद्दा बनाएंगे, ठीक है? अब यहाँ तक सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो भाई, पढ़ाने का काम करो और सर्टिफिकेशन पर थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है? चलिए मिलते हैं कल सुबह। किसी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है? चलिए मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय। मम्मी तुमने लास्ट में बुलाया है मेरा मुंह। कोई कुछ बोलने वाला है क्या? सब शांत बैठे हैं। तो तुमने लास्ट में क्यों दिया है? हम्म? इसका इतना काम ना करें। कोई बात नहीं। तो लाइक लो क्या मैं ठंडा आता है दिन में जब बैठ आपको अच्छा लगता है, मेरे वहाँ पे बैठूंगा।